जय हिंद मेरे प्यार दोस्तों। आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल विद्या नॉलेज क्लासेस में स्वागत करता हूं दोस्तों आज का टॉपिक है पर्यावरण रसायन। ठीक है। और इन्वायरमेंटल से क्वेश्चंस है और इससे संबंधित क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी से लिया गया है। आरआरबी ग्रुप डी रेलवे एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। ठीक है। और एनसीईआरटी का बुक जो होता है सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होता है। ठीक है। तो क्वेश्चंस है कि ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या होता है। तो यह सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी यानी अल्ट्रावायलेट किरणें, ठीक है, यूवी किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने से रोकता है। ठीक है। यानी ये एक प्रकार के हमारे सुरक्षा कवच है जो हमें हमारे यहाँ हमारे वायुमंडल में आने वाले हानिकारक किरणों को पहुंचने से रोकता है। ठीक है। और यह क्वेश्चंस जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अम्ल वर्षा यानी रेन एसिड किसके कारण होती है, क्या कारण है। तो वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड यानी इसे SO2 कहते हैं और नाइट्रस ऑक्साइड Na2 के जलवाष्प के साथ मिलने से होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट किन गैसों के कारण होता है। तो प्रमुख गैस जो है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 है और मीथेन जिसे CH4 कहते हैं और नाइट्रस ऑक्साइड यानी Na2 होता है N2O होता है और जलवाष्प जो है ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण है। अब है ना ओजोन परत को नष्ट करने वाले प्रमुख यौगिक कौन सा है। तो वह क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जिसे CFC कहते हैं। ठीक है। प्रमुख कारण यही है। अब है जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है। तो औद्योगिक अवशिष्ट कीटनाशक डिटर्जेंट और नालों का जल में मिलना यह जल प्रदूषण के प्रमुख कारण है। अब है BOD का पूर्ण रूप क्या है, इसका प्रयोग किसके मापन में होता है। तो यह बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड डिमांड यह जल में कार्बनिक प्रदूषण की मात्रा को दर्शाता है। ठीक है। अब है स्मॉग स्मॉग क्या है। तो स्मॉग नष्ट धुआं और कोहरा के फॉग के मिश्रण को स्मॉग कहते हैं और यह दोस्तों अधिकतर हमें ठंडा के मौसम में देखने को मिलता है। ठीक है। प्लास्टिक प्रदूषण से क्या हानि होती है। तो यह एक अवघटित हो नहीं होता है, मतलब तुरंत गलता नहीं है, खत्म नहीं होता, नष्ट नहीं होता है और भूमि की उर्वरता को घटाता है। यह जीव जंतुओं के लिए भी हानिकारक होता है क्योंकि जो जीव जंतु इसको सेवन कर लेता है उसका शरीर में नहीं पचता है और अंतिम में उस जानवर को अपने शरीर से हाथ धोना पड़ता है यानी जान देना पड़ जाता है दोस्तों। इतना खतरनाक होता है। ध्वनि प्रदूषण किस परत से हानिकारक माना जाता है। तो ध्वनि प्रदूषण जो है ना 85 डेसिबल से अधिक ध्वनि स्तर हानिकारक होता है, ये याद रखना है। अब है संरक्षण पर्यावरण जो है संरक्षण अधिनियम एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट भारत में कब लागू हुआ था। तो सन 1986 में लागू हुआ था। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु प्रदूषण से सबसे अधिक प्रभाव अंग कौन सा है। तो हमारे फेफड़ा को यानी लंग्स को अधिक महत्वपूर्ण नुकसान पहुंचता है और लंग्स हमारे लिए क्या है, महत्वपूर्ण है और यह प्रभावित करता है लंग्स। ठीक है। वायु प्रदूषण अब है ना वायु प्रदूषण के नियंत्रित करने के लिए लगाए जाने वाले पेड़ को क्या कहते हैं। तो ग्रीन बेल्ट यानी ग्रीन हरित पट्टी कहा जाता है, ग्रीन बेल्ट कहा जाता है। अब है ना ध्वनि प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है। ना वाहनों का हॉर्न, लाउड स्पीकर, मशीन और पटाखे से निकलने वाला ध्वनि जो है यह हमारे लिए ध्वनि प्रदूषण का काम करेगा। जल प्रदूषण को रोकने के मुख्य उपाय क्या है, कैसे रोक सकते हैं। औद्योगिक अवशिष्टों का संशोधन ट्रीटमेंट करने के बाद ही उन्हें नदियों में छोड़ना चाहिए या नालों में छोड़ना चाहिए। ठीक है। और नदी में खासकर विशेष ध्यान देना होगा दोस्तों। ठोस अवशिष्ट यानी सॉलिड वेस्ट के निपटान की कौन सी प्रक्रिया उपयोगी है। तो यह पुनः चक्रण रिसाइकलिंग होगा, इसमें कंपोस्टिंग यानी कंपोजिटिंग होगा। नेक्स्ट प्रश्न है ना प्लास्टिक के जलने से कौन सी गैस निकलती है जो हानिकारक है। तो डाइऑक्सिन गैस जो होता है वह हानिकारक होता है। वायु में धूल और धुएं के कण किस प्रकार के प्रदूषक कहलाते हैं। तो यह निलंबित कण पदार्थ कहलाते हैं, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर्स कहते हैं, SPM। शोर प्रदूषण को मापने की इकाई को क्या कहते हैं। ना डेसिबल से जो होता है शोर प्रदूषण को मापा जाता है। अब है ना यूट्रोफिकेशंस किससे संबंधित है। तो जल निकायों में पोषक तत्वों की अधिकता के कारण अत्यधिक शैवाल एल्गी में वृद्धि होती है। नेक्स्ट है पर्यावरण संरक्षण दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है। तो वह 5 जून को मनाया जाता है। अब अम्ल वर्षा यानी अम्ल वर्षा से क्वेश्चन रेन एसिड से क्वेश्चन रहेगा।
सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड है। अम्ल वर्षा क्या होती है? जब वायुमंडल से उपस्थित सल्फर डाइऑक्साइड जिसे SO2 कहते हैं और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जिसे N2O गैस जलवाष्प के साथ मिलकर अम्ल बनाता है, वह अम्ल वर्षा, अम्ल जल को अम्लीय वर्षा बना देती है, इसे अम्ल वर्षा कहते हैं। अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण क्या है? कोयला, पेट्रोलियम, डीजल जैसे जीवाश्म ईंधनों को जलने जिससे SO2 और N2X गैस निकलती है, यही मुख्य कारण है। अम्ल वर्षा में कौन सी गैस अम्ल पाए जाते हैं? तो वह सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 और नाइट्रिक अम्ल HNO3 पाए जाते हैं। अब है अम्ल वर्षा में मिट्टी का क्या प्रभाव पड़ता है? तो मिट्टी में उर्वरता कम हो जाती है क्योंकि आवश्यक खनिज लवण नष्ट हो जाते हैं। अम्ल वर्षा का pH मान सामान्यतः वर्ष की तुलना से कैसा होता है? तो अम्ल वर्षा का pH मान 5.6 से कम हो जाता है। अम्ल वर्षा में कौन सी स्मारक सबसे अधिक प्रभावी होता है? वह ताज सबसे जो है अधिक प्रभावित हुआ है। ताज ट्रीपेजियम क्षेत्र में संरक्षित किया गया है। अम्ल वर्षा से जलाशय पर क्या प्रभाव पड़ता है? और यह जल का pH मान को घटा देता है जिससे मछलियां और जलीय जीव मरने लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है ना, अम्ल वर्षा को रोकने के दो प्रमुख उपाय बताना है। ठीक है, तो इसका होगा ना स्वच्छ ईंधन CNG LPG का प्रयोग और अत्यधिक धुएं की शुद्ध करने के लिए स्क्रबर लगाना जरूरी होता है। नेक्स्ट 29 क्वेश्चन, कौन सा देश अम्ल वर्षा की समस्या सबसे पहले देखी गई है? तो यूरोप के देश, विशेष रूप से नॉर्वे और स्वीडन में। नेक्स्ट प्रश्न है, अम्ल वर्षा में पेड़ पौधे का क्या नुकसान होता है? तो यह पत्ती झुल जाती है, प्रकाश संश्लेषण कम हो जाते हैं और पौधे सूख जाती है। अब है ना समतापीय वायुमंडल प्रदूषण। सभी क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों, एनसीईआरटी पर आधारित है, रेलवे के लिए है और ग्रुप डी जैसे प्रतियोगिता परीक्षा के लिए है। अब है समताप मंडल में कौन कौन सी परत पाई जाती है जो पृथ्वी को जो है सुरक्षा प्रदान करता है? तो वह है ओजोन परत। ठीक है, ओजोन लेयर जिसे कहते हैं। ओजोन परत का क्या कार्य होता है? न यह सूर्य से आने वाली हानिकारक वैज्ञानिकों किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने से रोकता है, ये प्रमुख कार्य है। अब है समताप मंडल का प्रदूषण मुख्य रूप से किस कारण से होता है? तो वह CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसी गैसों के उत्सर्जन से होते हैं। अब है ना CFC यानी कहाँ से निकलते हैं? तो जो हम लोग अपने सुख सुविधा के लिए प्रयोग करते हैं, रेफ्रिजरेटर, AC, एयरसोल स्प्रे और फॉग उद्योग से यह निकलता है जो हमारे ओजोन परत को खराब कर रहा है। ओजोन परत में छिद्र यानी ओजोन हॉल्स सबसे पहले कहाँ देखा गया था? तो अंटार्कटिका में ऊपर देखा गया था। अब है ना ओजोन परत के लक्षण। ओजोन परत के क्षरण के मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद और प्रतिरक्षा तंत्र की कमजोरी होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, ओजोन परत को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संधि बनाई गई थी? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में 1987। समतापीय मंडल में ओजोन किस रासायनिक प्रक्रिया से बनती है? तो ऑक्सीजन अणु O2 के पराबैंगनी किरणों द्वारा प्रभावित होकर ऑक्सीजन परमाणु O बनने और उसके आसपास जुड़े O2 बनने में, O3 बनने में प्रयोग किया जाता है। ओजोन परत का अधिकतम संकेंद्रण समताप मंडल के किस ऊंचाई पर पाए जाते हैं? तो लगभग 20 से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत के क्षरण में कौन सी पर्यावरण प्रदूषण बढ़ जाता है? तो ग्लोबल वार्मिंग यानी पारिस्थितिक तंत्र जो है असंतुलित हो जाता है। नेक्स्ट जो है वह जल प्रदूषण से क्वेश्चन है। महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन 15 है, एनसीईआरटी बेस्ड है, ग्रुप डी प्रतियोगिता के लिए महत्वपूर्ण है, एन प्रतियोगिता के लिए भी जरूरी है। जल प्रदूषण किसे कहते हैं? जब जल में हानिकारक रसायन या जैविक अवशिष्ट पदार्थ मिल जाते हैं और उसकी गुणवत्ता और उपयोगिता घट जाती है, उसे जल प्रदूषण कहते हैं। जल प्रदूषण के मुख्य कारण क्या है? तो औद्योगिक अवशिष्ट, घरेलू नलियाँ, कीटनाशक और रासायनिक उर्वरक का प्रयोग जो है जल प्रदूषण के प्रमुख कारण है। कौन सी नदी भारत की सबसे अधिक प्रदूषित नदियों में से गिनी जाती है? तो गंगा नदी जो है गिनी जाती है। यह सबसे लंबी नदी है और इसकी ऊंचाई 2525 किलोमीटर 2525 किलोमीटर लंबाई है। ठीक है, कहीं कहीं 2500 दिखता है। तो ऑप्शन देख के लिखना है। जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा घटाने में कौन सी जीव सबसे पहले प्रभावित होता है? तो मछलियाँ और अन्य जीव, जलीय जीव प्रभावित होते हैं। जल प्रदूषण को मापने के लिए जैविक इकाई कौन सा प्रयोग किया जाता है? BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का प्रयोग किया जाता है। अत्यधिक कीटनाशक उपयोग से जल में कौन सा प्रदूषण फैलता है? तो रासायनिक प्रदूषण, केमिकल पॉल्यूशन फैलते हैं।
नेक्स्ट है कौन सा रोग जल प्रदूषण को फैलाता है? तो हेजा, टाइफाइड और पैचिस जो है फैलाता है। सीवेज को जल में गिरना क्यों हानिकारक है? इससे बैक्टीरिया और हानिकारक रासायनिक होते हैं जो पानी को दूषित करता है। यूट्रोफिकेशंस क्या है? तो यह जल में निकाय के नाइट्रेट एंड फॉस्फोरस जैसे पदार्थों की अधिकता से अधिक सेवाल वृद्धि हो जाते हैं। कौन सी गैस जल में घुलकर अम्लीय वर्षा के रूप में जल को प्रदूषित करती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 होते हैं। भारत में जल प्रदूषण के नियंत्रण के लिए कौन सी अधिनियम लागू किया गया था? तो इसका आंसर होगा जल एवं प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974 में। नेम है जल प्रदूषण कम करने का मुख्य कारण उपाय बताना है। तो औद्योगिक घरेलू अपशिष्ट का शोधन जो कर उन्हें नदियों में डालना होता है। अब डिटर्जेंट से जल प्रदूषण क्यों बढ़ता है? डिटर्जेंट्स में फॉस्फेट होते हैं जो जल में झाग बनाते हैं और ऑक्सीजन की कमी करते हैं। अब है जल प्रदूषण से पारिस्थितिक तंत्र का क्या प्रभाव पड़ता है? तो यह जलीय जीवों की मृत्यु एवं गुणवत्ता, जल की गुणवत्ता में गिरावट और जैव विविधता में कमी आती है। अब पढ़ेंगे ना भूजल यानी ग्राउंड वाटर का प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका आंसर होगा ना कीटनाशक, रासायनिक उर्वरक एवं सीफेज रासायनिक मिट्टी का प्रवेश से होते हैं। अब है ना क्वेश्चंस है ऑयल तेल पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है 10 प्रश्न जो NCERT बेस्ड है और यह ग्रुप डी अन्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण दिया गया है। अब है कच्चा तेल के मुख्यतः किस प्रकार की हाइड्रोकार्बन से बना होता है? तो यह अल्केन, एल्कीन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से बने होते हैं। अब है कच्चा तेल कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो यह भूमिगत तेल भंडार से प्राप्त किए जाते हैं। कच्चा तेल को उपयोगी उत्पादन में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो रिफाइनिंग कहा जाता है। नेक्स्ट है रिफाइनिंग के दौरान तेल को अलग करने की मुख्य आधार क्या है? तो वह वाष्पशीलता है। अब है पेट्रोलियम डीजल मुख्य अंतर क्या है? इसका आंसर होगा डीजल का ज्वलनांक और वजन भारी होता है और पेट्रोलियम हल्का और जल्दी वाहन जलने जो है वाला ईंधन है। तेल से प्राप्त मुख्य उत्पाद कौन से हैं? तो वह आंसर जाएगा केरोसिन, लुब्रिकेंट, पेंट और प्लास्टिक पेट्रोकेमिकल्स हैं। तेल के उपयोग से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यह वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और तेल रिसाव से प्राकृतिक जीवन प्रभावित होता है। पेट्रोलियम उत्पाद को जलाकर ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो वह दहन कहा जाता है, कंबस्शन कहा जाता है। कच्चे तेल में से प्राप्त रासायनिक प्लास्टिक बनाने की प्रक्रिया किस विज्ञान शाखा से संबंधित है? तो वह पेट्रोकेमिकल्स और रसायन विज्ञान से संबंधित है। अब है ना पेट्रोलियम उद्योग में ऊर्जा संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण के लिए कौन सी उपयोग किए जाते हैं? तो वह स्वच्छ ईंधन का उपयोग एवं गैस फिल्टर और रिसाइकलिंग का प्रयोग किया जाता है। अब है ना हरित रसायन से 15 क्वेश्चन हैं जो NCERT पर आधारित है और सभी प्रतियोगिता रेलवे ग्रुप भी सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन है हरित रसायन के मुख्य उद्देश्य क्या होते हैं? तो रासायनिक उद्योग में पर्यावरण की कमी हानि पहुंचाने वाले रासायनिक सुरक्षा प्रक्रिया का उपयोग करना। अब है रासायनिक हरित में के कितने सिद्धांत हैं? तो यह 12 सिद्धांत हैं। हरित रासायनिक में रसायन तैयार करने के लिए कौन सी ऊर्जा स्रोत सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल माना जाता है? तो आंसर होगा ना सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी और माइक्रोवेव ऊर्जा कहते हैं। कौन सा सॉल्वेंट हरित रसायन में अधिक उपयोगी माना जाता है? तो उसका जो आंसर जाएगा वह पानी और बायोडिग्रेडेबल्स माना जाता है। हरित रसायन में रासायनिक प्रति को अधिक सुरक्षा बनाने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो कम तापमान और कम हानिकारक रसायन का उपयोग। नेक्स्ट जो है ना एटम इकोनॉमिकल के हरित रसायन में क्या महत्वपूर्ण है? तो यह दर्शाता है कि प्रतिक्रिया में कितने प्रतिशत अणु उत्पादन में परिवर्तित होते हैं और हानिकारक अवशिष्ट को कम होते हैं। रासायनिक प्रतिक्रिया में उत्पन्न हानिकारक अवशिष्टों को कम करने का हरित तरीका क्या है? तो इसका आंसर होगा अवशिष्ट मुक्त और पुनःचक्रण योग्य रसायन का उपयोग। अब है रसायन हरित रसायन में रासायनिक उत्प्रेरक क्यों महत्वपूर्ण होता है? वही प्रतिक्रिया की गति बढ़ाते हैं और ऊर्जा की खपत करते हैं अब है हरित रसायन में ऊर्जा संरक्षण के लिए कौन सी तकनीकी अपनाई जाती है? तो माइक्रोवेव, अल्ट्रासोनिक ऊर्जा और सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। हरित रसायन में रसायन की संस्थात्मक यानी स्टोचाइकोमेट्रिक उपयोग क्यों जरूरी है? तो ताकि रसायन का पूरा उपयोग हो और हानिकारक अवशिष्ट न बन सके। हरित रसायन का मानव स्वास्थ्य पर क्या लाभ है? तो हानिकारक रसायन से मानव स्वास्थ्य को सुरक्षा मिलता है और रोगों को जोखिम कम होता है। अब है बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक के हरित
रसायन से क्या संबंध है? तो ये हरित रसायन के बायोडिग्रेडेबल पर्यावरण अनुकूल प्लास्टिक बनने की उत्साहित करता है। अब है रासायनिक उद्योग में ग्रीन बोल्ट के क्या लाभ हैं? तो यह वायुमंडल और जल को प्रदूषित नहीं करता बल्कि सुरक्षा प्रदान करता है। हरित रसायन में इनहेरेंटली सेफर केमिस्ट्री का अर्थ क्या होता है? ऐसा रासायनिक प्रक्रिया जो अपने आप सुरक्षित हो और किसी की हानि ना होने की संभावना हो। हरित रसायन का लक्ष्य केवल पर्यावरण संरक्षण नहीं बल्कि उसे सुरक्षित प्रदान करना है। तो इसका आंसर जाएगा आर्थिक दक्षता, कॉस्ट इफिशियंसी एंड ऊर्जा की बचत। अब यहाँ देखें दोस्तों कि लगभग अप्रॉक्स 70 क्वेश्चन जो आपको देखने को मिला और सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण था दोस्तों। अगर दोस्तों वीडियो पूरा पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।